नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या बंगाल की राजनीति में फिर से कोई बड़ा खेला होने वाला है? क्या दिल्ली में बंद कमरे की वो 30 मिनट की मुलाकात सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार थी, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी पटकथा जो है वही लिखी गई है? दोस्तों, जब देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब करते हैं और अपने आधिकारिक आवास पर बंद कमरे में आधे घंटे तक चर्चा करते हैं, और उसके बाद दोनों तरफ से सन्नाटा, ना प्रेस नोट आया, ना ट्वीट आई भाई साहब, और ना ही बाइट की गई, तो समझ जाइए कि मामला जो है अब साधारण नहीं है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट साफ सुनाई दी जाने लगी है। राज्य की सत्ता पर काबिज आप समझिए कि ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार चला रही है, लेकिन जमीन पर राजनीतिक हलचल अभी भी ज्यादा तेज नजर आ रही है। आप देखे होंगे कि भाजपा 2021 में सत्ता से कुछ कदम भाई साहब दूर रह गई थी, लेकिन मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी भी। उस चुनाव में अमित शाह ने दर्जनों रैलियां की थी, बूथ स्तर तक संगठन खड़ा किया था और बंगाल की राजनीति को दो ध्रुवों में बदल दिया था, पर सत्ता इनको नहीं मिली। सवाल है, क्या इस बार रणनीति और आक्रामक हो जाएंगी भाई साहब? पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। आप समझिए कि शुभेंदु अधिकारी वही नेता है जो कभी तृणमूल कांग्रेस के मजबूत स्तंभ थे, नंदीग्राम आंदोलन से निकले हैं भाई साहब। ये ममता बनर्जी के करीबी रहे, फिर अचानक पाला बदला और भाजपा का चेहरा बन गए। आपको याद होगा 2021 में उन्होंने खुद नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती दी और बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की। उस जीत ने भाजपा को बंगाल में मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दी, लेकिन इसके बाद भाजपा के भीतर भी खींचतान की खबरें आती रही। राज्य नेतृत्व बनाम केंद्रीय नेतृत्व के बीच, पुराने बनाम नए चेहरे के भी बीच भाई साहब, बंगाली बनाम बाहरी चेहरे के बहस। ऐसे में दिल्ली बुलाकर सीधा बातचीत यह संदेश देता है, यह संकेत देता है कि इस भाई साहब जो शीर्ष नेतृत्व है कुछ तय करना चाह रहा है। ध्यान दीजिए टाइमिंग पर। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठकों का सिलसिला चला, सांसदों के साथ मंथन हुआ, फिर अचानक शुभेंदु दिल्ली और उसके तुरंत बाद अमित शाह का बंगाल दौरा हुआ। भाई साहब, राजनीति में संयोग कम होते हैं, संकेत ज्यादा होते हैं। अब सवाल उठता है, जब अमित शाह खुद बंगाल जा रहे थे तो उससे पहले आप समझिए कि दिल्ली में अलग से मीटिंग क्यों? क्या यह सिर्फ फीडबैक लेने के लिए था, या उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मुहर, या फिर राज्यसभा सीट का गणित? बंगाल से भाजपा के राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने वाला है, संगठन में नई जिम्मेदारियां दी जा चुकी है। क्या नया चेहरा तय करने में शुभेंदु की सहमति जरूरी थी, या फिर यह संदेश देना था कि बंगाल में असली चेहरा कौन है? राजनीतिक रणनीति की दृष्टि से आप देखें भाई साहब तो आपको नजर आएगा कि अमित शाह की शैली हमेशा क्लोज डोर कंसल्टेशन की रही है। आप ये भी समझिए, यानी कि गुजरात मॉडल से लेकर उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर तक उन्होंने भाई साहब चुनाव को गणित की तरह खेला है। यानी कि बात की जाए तो बूथ प्रबंधन, जातीय समीकरण, साथ साथ धार्मिक ध्रुवीकरण, स्थानीय नाराजगी, सबका डेटा आधारित विश्लेषण इन्होंने किया। यानी कि बंगाल में भी वही फॉर्मूला अपनाया गया था, लेकिन बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है। यहां भाषा, संस्कृति और बौद्धिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय अस्मिता का बड़ा रोल है। आप सभी ने देखते आया होगा भाई साहब, बंगाल में बाहरी बनाम बंगाली का नैरेटिव 2021 में खूब चला इनका। बात की जाए, ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश किया, भाजपा ने हिंदुत्व और परिवर्तन का नारा दिया। नतीजा भाई साहब, भाजपा सीटें तो बढ़ाने में सफल रही, लेकिन उस बार जो है सत्ता नहीं मिल पाई। तो क्या इस बार रणनीति बदलेंगी? क्या भाजपा इस बार ज्यादा स्थानीय चेहरे को आगे करेंगे? क्या भाई साहब शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की चर्चा हुई, या फिर पार्टी अभी भी चेहरा घोषित किए बिना सामूहिक नेतृत्व की लाइन पर चलेंगी? यही वो सवाल है जो उस 30 मिनट की बैठक के अंदर घूमे होंगे भाई साहब। अब थोड़ा सत्ता से सवाल करना जायज है, मैं करना भी मुनासिब समझता हूं। अगर भाई साहब भाजपा आप समझिए सच में बंगाल को जिताने के लिए इतनी गंभीर है, तो पिछले भाई आप देखिए कि 5 सालों में
विपक्ष के तौर पर उसने जनता के मुद्दों पर कितना आक्रामक भाई साहब संघर्ष किया। क्या बेरोजगारी या उद्योगों की प्लान या शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों पर सड़क से सदन तक लगातार आंदोलन हुआ जो, या सिर्फ चुनावी समय पर रणनीति की इनको याद आती है? अगर भाजपा कहती है कि बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, तो संसद में भाई साहब, अदालत में राज्यपाल के माध्यम से क्या निरंतर दबाव बनाया गया? और दूसरी तरफ आप यह भी समझिए कि तृणमूल कांग्रेस से भी सवाल कम नहीं है। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री है, शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई, वहीं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और विपक्ष कहता है कि राज्य में राजनीतिक हिंसा होती है। अगर भाई साहब सब कुछ ठीक है तो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई बार बार क्यों? और अगर केंद्रीय राजनीति बदलने की भावना से भाई साहब काम कर रहा है तो राज्य सरकार पारदर्शी जांच से क्यों नहीं डर मिटाती? भाई साहब, यहां असली बात जनता की है। आप समझिए, किसान क्या चाहता है? उसे भाई साहब फसल का दाम चाहिए। आज का युवा क्या चाहता है भाई साहब? उसे नौकरी चाहिए। मध्यम वर्ग क्या चाहता है? उसे महंगाई से राहत मिलनी चाहिए भाई साहब। गरीब परिवार की बात की जाए तो आज बंगाल में क्या चाहता है? उसे राशन भाई साहब, इलाज और सम्मान चाहिए। लेकिन चुनावी बैठकों में अक्सर इन मुद्दों से ज्यादा चर्चा आप देख रहे होंगे कि सीटों की होती है, उम्मीदवारों की होती है, वहीं सोशल इंजीनियरिंग की हो रही है। आखिर भाई साहब हर बार कीमत कौन चुकाता है? दिल्ली की रणनीति या गांव का आम आदमी? आप खुद समझिए। दिल्ली में बंद कमरे की मीटिंग होती है, रणनीति बनती है भाई साहब, मीडिया में अटकलें लगती है। लेकिन जिस युवक ने आप समझिए कि डिग्री भी ली, डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं पाई भाई साहब, उसे क्या फर्क पड़ता है कि कौन किससे मिला है? भाई साहब, उसे फर्क तब पड़ेगा जब उसकी जिंदगी बदलेंगी। राजनीतिक विश्लेषक की नजर से अगर आप देख रहे होंगे तो यह मुलाकात कई संकेत आपको देती हुई नजर आ रही है। आप यह भी समझ लीजिए थोड़ा सा। पहला संकेत दे रहा है कि भाजपा इस बार बंगाल को हल्के में नहीं ले रही, और दूसरा, राज्य नेतृत्व को सीधे केंद्रीय कमान से जोड़ा जा रहा है, और तीसरा कि उम्मीदवार चयन और सामाजिक समीकरण पर पहले से तैयारी चल रही है, और चौथी पॉइंट आप नोट करिएगा, याद रखिएगा कि संगठन के भीतर संभावित मतभेदों को समय रहते सुलझाने की यहां पे बंगाल में कोशिश हो रही है। लेकिन क्या यह सिर्फ चुनावी दाव है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बंगाल को फिर से राजनीतिक भाई साहब युद्ध भूमि बनाया जा रहा है? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति फिर से तेज होंगी? क्या धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को हवा मिलेगा? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि 2021 में चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा हुई, बयानबाजी चरम पर गई और समाज दो हिस्सों में भाई साहब बंटा दिखा आपको। विपक्ष की भी बात कर लें थोड़ा सा, तो कांग्रेस की बात की जाए और वाम दल जो है, जो कभी बंगाल की राजनीति के केंद्र में हुआ करते थे, आज भाई साहब हाशिए पर है। क्या उनके पास कोई ठोस रणनीति है, या वो सिर्फ भाजपा बनाम तृणमूल की लड़ाई देख रहे हैं? क्या वो तीसरा विकल्प बन पाएंगे, या फिर ये चुनाव पूरी तरह ध्रुवीकरण होगा या ध्रुवीय होगा? अमित शाह की पहचान एक चुनावी, आप समझ रहे होंगे, पिछले कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि रणनीतिकार की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2014 और 2017 में जो मॉडल बनाया, उसने राजनीति को दिशा बदल दी भाई साहब। उनकी राजनीति की पूरी दिशा को बदल करके रख दी। लेकिन बंगाल का गणित अलग है, आप ये भी समझिए। यहां भावनाएं, साहित्य और संस्कृति, साथ साथ क्षेत्रीय गर्व का बड़ा असर पड़ता है। यहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, अस्मिता की भी लड़ाई बन जाती है। तो क्या यह 30 मिनट की भाई साहब बंगाल की अस्मिता बनाम राष्ट्रीय राजनीति का नई पटकथा है? क्या शुभेंदु अधिकारी को बड़ी भूमिका मिलने वाली है? क्या भाजपा मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेंगे, या फिर आखिरी समय तक सस्पेंस बनाए रखेंगी? और सबसे बड़ा सवाल आज का, क्या जनता इस बार भी भावनाओं के आधार पर वोट देंगी, या रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाएंगी? दोस्तों, राजनीति में चुप्पी कई बार शब्दों से ज्यादा बोलती है। इस मुलाकात पर आई चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत है कि कुछ बड़ा पक रहा है। आने वाले दिनों में जब अमित शाह बंगाल की जमीन पर उतरेंगे, तब शायद कुछ संकेत साफ होंगे। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो है रणनीति का विषाद, मोरों की चाल और सत्ता का खेल। अब फैसला बंगाल की जनता के हाथ में होगा। क्या वो परिवर्तन चुनेगा, या निरंतरता
और क्या वो दिल्ली की रणनीति पर भरोसा करेगा या कोलकाता की नेतृत्व शैली पर? अब आप क्या सोचते हैं? क्या यह सीक्रेट मीटिंग बंगाल की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा? क्या इस बार सत्ता बदलेंगी? अपनी राय कमेंट में हमको लिख करके जरूर दीजिएगा भाई साहब। अगर आपको ऐसे गहरे राजनीतिक विश्लेषण डेली हमारा पसंद आया हो, जहां सत्ता से भी सवाल हो रहा होता है और विपक्ष से भी हम सवाल कर रहे होते हैं और सबसे ऊपर जनता की आवाज भाई साहब हम बना रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली राजनीति वही है जो जनता के दिल से निकलकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचे। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।